इस केस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2J पर बेस है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सेक्शन 2J क्या है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि सेक्शन 2J में इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। तो आइए दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इस केस में ए राजप्पा जो है वो बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड के एम्प्लॉय है। एक लेबर डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉय और बोर्ड के बीच में, जिसमें शांतिपूर्वक सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, मगर ऐसा नहीं हो पाता। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इनके बीच में ये डिस्प्यूट होता क्यों है। ये जो बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड है उसने अपने सभी एम्प्लॉयज पर फाइन लगाया था, जो कि काफी हैवी और अनरीजनेबल था। तो आगे ए राजप्पा और उनके साथी जो होते हैं, उनके साथ काम करने वाले, वो बोर्ड के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। वो कहते हैं कि हम पर जो मिसकंडक्ट का फाइन लगाया गया है वो काफी हैवी है और अनरीजनेबल है, और ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन भी करता है। तो आगे बोर्ड ने अपने डिफेंस में कहा कि जी हम तो इंडस्ट्री ही नहीं है अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और लेबर कोर्ट को यह केस सुनने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है उनके पास। दोस्तों आगे देखिए कि लेबर कोर्ट ने क्या किया। ये जो बोर्ड ने अपना ऑब्जेक्शन रेज्ड किया था उसको लेबर कोर्ट ने ओवर रूल्ड किया, उस पर फैसला सुनाया। अब क्या था दोस्तों, लेबर कोर्ट की जजमेंट से बोर्ड जो है सहमत नहीं था, इसलिए अब की बार बोर्ड ने अंडर आर्टिकल 226 कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 रिट पिटीशन फाइल की। तो दोस्तों आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि आर्टिकल 226 क्या है। अब आगे देखिए कि हाई कोर्ट ने क्या किया। हाई कोर्ट ने भी रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड जो है वो सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर ही आएगा। बोर्ड इस बार भी हाई कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं था, इसलिए अब की बार बोर्ड ने अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली। अब दोस्तों ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। इस केस को 7 जजेस की बेंच के द्वारा मैटर का ट्रायल चलाया गया। उनमें से एक चीफ जस्टिस मिर्जा हबीबुल्ला बेग एक थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहली बार आया हो। इससे पहले भी ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुके थे, पर उन केस में सेक्शन 2J इंडस्ट्री की डेफिनेशन को अमेंड नहीं किया गया था। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है उसे वाइडर टर्म में कंसीडर किया जाना चाहिए, न कि नैरोअर मीनिंग में। अब आगे देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को यह कंसीडर करना था, यह विचार करना था कि ये जो इंडस्ट्री है या नहीं है, ये जो विदाउट प्रॉफिट मोटिव एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाएगी या नहीं की जाएगी। कोई भी क्लब, लॉयर चैम्बर, CA ऑफिस, डॉक्टर क्लिनिक जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं होगी। कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री है या नहीं है। कोई भी NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाएगी या नहीं की जाएगी। एंड लास्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों ऊपर दिए गए 4-5 पॉइंट में से सुप्रीम कोर्ट को ये कंसीडर करना था कि ये इंडस्ट्री है या नहीं है। इसी चीज को फिक्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल को निर्धारित किया है कि कोई भी एंटरप्राइज या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडस्ट्री है या नहीं है। अब आगे देखिए दोस्तों, फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि
कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, अगर वो ट्रिपल टेस्ट को फुलफिल करता है तो वो इंडस्ट्री के अंदर आएगा। अभी ट्रिपल टेस्ट है क्या, तो बता दूं, जहां सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हो, या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में कोऑपरेशन हो, या यह प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहा हो ह्यूमन वांट्स एंड विशेष को। मगर फर्दर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वांट्स एंड विशेष प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं होना चाहिए। इस केस के डिसीजन में ये प्रतिपादित किया गया, प्रॉफिट मोटिव और गेनफुल ऑब्जेक्ट जो है वो इररेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड बताया गया है कि जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल सर्विसेज है वो डेफिनेशन के अंदर नहीं लिया जाएगा। और थर्ड इसमें बताया गया है कि जो सोवर्जिन एक्ट एंड एक्टिविटीज है वो इंडस्ट्री नहीं है। अब दोस्तों हमें ये तो पता चल चुका है कि इंडस्ट्री क्या है, मगर हम कंफ्यूज्ड ना हो इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्री के एक्सेप्शंस भी बताए हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जो इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएंगी। तो सबसे पहले है, कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी। सेकंड है, कोई भी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएंगी। थर्ड है, कोई भी एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेनिंग जो है वो इंडस्ट्री के दायरे में नहीं आएंगी। फोर्थ है, कोई भी चैरिटेबल, सोशल और फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी। फिलैंथ्रोपिक का मतलब रिलेटेड होता है दान दक्षिणा से। फिफ्थ है, खादी और विलेज इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी। सिक्स्थ, कोई भी एक्टिविटी जो रिलेटेड हो गवर्नमेंट के सोवर्जिन फंक्शन से वो भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएंगी। सेवेंथ है, बताया गया है, कोई भी डोमेस्टिक सर्विस। एंड एट्थ पॉइंट है, एनी एक्टिविटी बीइंग अ प्रोफेशन प्रैक्टिस्ड बाय एन इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स लेस देन 10। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस केस में क्या जजमेंट था। पहले कही गई इंटरप्रिटेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्री की डेफिनेशन को नैरो मीनिंग में एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज किया और इंडस्ट्री के वाइडर डेफिनेशन को रिकॉग्नाइज किया, उसे मान्यता दी। अपील को डिसमिस कर दिया गया। एज अ रिजल्ट 1982 में पार्लियामेंट ने ये जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 उसको अमेंड कर दिया।